केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे, जहां मसूरी के एलवीएस एकेडमी में कार्यक्रम में वो शामिल हुए। एलवीएस एकेडमी के 99वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स का समापन समारोह था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, जबकि इससे पहले देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एकेडमी में कार्यक्रम, सीएम धामी भी मौजूद रहे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। तो आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम कॉमन फाउंडेशन कोर्स का समापन समारोह था। कॉर्बेट पार्क में कैमरे और ड्रोन के दुरुपयोग की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बेबुनियाद बताया है। वन मंत्री का कहना है कि कुछ लोगों के बयानों को इसका आधार बनाया गया है, जो सही नहीं है। वन मंत्री ने कहा है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने, वाइल्ड लाइफ के बिहेवियर को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग आज जरूरी है। कैमरा और जो ड्रोन है, आप जानते हैं कि आज की तारीख में ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए किस तरह उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए वाइल्ड एनिमल्स की, और वाइल्ड एनिमल्स के नेचर और करेक्टर को देखने के लिए भी इनकी बड़ी आवश्यकता भी है। और दूसरा जो उन्होंने कहा है वो कुछ लोगों के बयानों के आधार पर कह दिया गया, ये मैं समझता हूँ ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद है। हल्द्वानी में एक बार फिर से आईटीआई गैंग ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। बुधवार रात फुलचौड़ इलाके में मौजूड एक बैंकेट हॉल के बाहर आईटीआई गैंग के सदस्यों ने एक निमंत्रण से लौट रहे 3 युवकों के साथ मारपीट कर दी और इन्हें लाठी डंडों से इतना घायल कर दिया कि इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस को इस मामले में शिकायत मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। पिटाई का वीडियो वायरल। और देहरादून के डोईवाला टोल प्लाजा पर बस के ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया, जिसमें 17 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि लच्छीवाला टोल प्लाजा पर करीब 11 बजे बारातियों से भरी हुई बस देहरादून से बारात को लेकर दिल्ली जा रही थी, जिसका ब्रेक फेल होने से ड्राइवर ने बस को डिवाइडर पर चढ़ा दिया। बस में 33 लोग सवार थे। सभी घायलों को एम्बुलेंस से डोईवाला हॉस्पिटल भेजा गया है। बनबोलपुरा कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को 3 मामलों में हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी है। गुरुवार को सुनवाई के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से जमानत पर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट इस मामले में अब 16 दिसंबर को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि 8 फरवरी को बनबोलपुरा कांड हुआ। इसमें अब्दुल मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव किया गया, जिसके बाद दंगाई की 3 मुकदमों में जमानत अर्जी लगाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सरकार को पहले जवाब देने का समय दिया था। उसमें एक बेल में तो उनका जवाब आ गया था सरकार का, 2 में नहीं आया था। तो उसी में सरकार ने ये टाइम लिया कि हम 1 दिन के अंदर अंदर 2 अन्य जमानत याचिकाओं में जवाब दाखिल कर देंगे, और उसी पर सुनवाई के लिए अब 16 तारीख कोर्ट ने फिक्स करी है। हरिद्वार जिला प्रशासन की जमीन खरीद फरोख्त को लेकर कई जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यहां दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत दूसरे राज्यों के बाहरी लोगों के नियमों का उल्लंघन करके जमीन खरीदी गई है और उन पर निर्माण कर दिया गया। धांधली करने वालों ने कृषि के नाम पर खरीदी गई जमीन पर आश्रम खड़ा कर दिया, तो कहीं
प्लॉटिंग कर जमीन बेच दी गई। शासन के निर्देश पर हुई जांच में जिले में 25 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें औद्योगिक इकाई लगाने के लिए जमीन खरीदी गई, लेकिन समय अवधि बीत जाने के बाद भी जमीन पर कोई काम नहीं किया गया। औद्योगिक प्रयोजन के लिए जमीन खरीदी है, लेकिन उसका वो प्रयोजन नहीं किया है, उपयोग नहीं किया है जिस प्रयोजन के लिए खरीदी गई है, और समय सीमा समाप्त हो गई है। ऐसे लोगों की जांच की गई थी, तो ऐसे 25 मामले आए हैं, तो उनके खिलाफ न्यायालय में बात दर्ज किया जा रहा है। इसी के अलावा ऐसे लोग भी जो 250 स्क्वायर मीटर से अधिक ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, जो बाहरी स्टेट के हैं, यहाँ पे नहीं खरीद सकते हैं, उन्होंने धोखे से उससे ज़्यादा ज़मीन खरीदी है, तो ऐसे भी 20 प्रकरण मामले आए हैं सामने। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। इसमें तकनीकी पेंच तो है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के कारण सियासी पेंच भी फंसता नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के साथ बने झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इस बार यूसीसी लागू करने की बात जोर शोर से उठाई थी, लेकिन वहां इस मुद्दे का कोई असर दिखाई नहीं दिया। उत्तराखंड में ट्रेनिंग जैसे कुछ टेक्निकल पेंच को छोड़ दिया जाए तो यूसीसी की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। बस इसके लागू होने का इंतजार है। सूत्रों की माने तो यूसीसी का ये इंतजार अब कुछ और लंबा खिंच सकता है। कारण है अगले महीने होने वाले निकाय चुनाव। सूत्रों की माने तो झारखंड में यूसीसी का मुद्दा बेअसर होता देख उत्तराखंड बीजेपी भी पशोपेश में है। उत्तराखंड के नगर निगम वाले बड़े शहरों में अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम आबादी भी मौजूद है, इसलिए बीजेपी का एक ग्रुप इसको मुद्दा बनाने का हिमायती रहा है। लेकिन झारखंड चुनाव नतीजों के बाद यूसीसी पर माहौल बदल गया है। अब बीजेपी के एक वर्ग का मानना है कि यूसीसी को फिलहाल नहीं छेड़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे, क्योंकि ये सुविधा है। ये कोई रोकने टोकने वाला कोई कानून नहीं है। इसकी एक्सेसिबिलिटी आम जन तक होनी चाहिए, और क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इसमें इंटरवेंशन है और बहुत ऑनलाइन सारा सिस्टम है, उसके लिए ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो बहुत जल्दी इसकी ट्रेनिंग पूरी कर ली जाएगी। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, और शुरुआत से ही कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आदिवासियों को उससे बाहर रखा जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि उसका उस चुनाव पर कोई इफेक्ट पड़ा हो, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य राज्य में जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो न हो, उसका अनुसूचित जनजाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस का कहना है कि यूसीसी बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है, तो फिर यूसीसी में देरी क्यों? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी चालाक पार्टी है, वो सिर्फ नैरेटिव सेट करना चाहती है। देखिए, बीजेपी बड़ी चालाक पार्टी है, वो नैरेटिव सेट करना चाहती है। जो पार्टी राष्ट्र के नागरिकों को नागरिक की हैसियत से ना देखकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की हैसियत से देखती है, जो धर्म के आधार पर नागरिकता को मानती हो, उस पार्टी का कोई भरोसा नहीं है। और यूसीसी लाने की बात इन्होंने तो 9 नवंबर को कहा था कि राज्य स्थापना दिवस के दिन हम करने जा रहे हैं, फिर क्यों टाली गई? निश्चित ही अंदर खाने कुछ ऐसी खबरें आई होंगी जिससे वजह से नहीं कर रहे, नहीं तो इनका जो केंद्रीय इनका एजेंडा रहा है। यूसीसी लागू करने से पहले विभागों की ट्रेनिंग जरूरी है, और ट्रेनिंग में भी कम से कम 1 महीने का वक्त लगना तय माना जा रहा है। इस बीच निकाय चुनाव की आचार संहिता लगी तो ट्रेनिंग प्रोग्राम रोकना पड़ेगा। लिहाजा यूसीसी की राह में अब टेक्निकल और सियासी दोनों पेंच फंस गए हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून में केदारनाथ के नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम धामी ने आशा नौटियाल को जीत की बधाई दी। विकास कार्य को लेकर बात भी हुई है। हरिद्वार में खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। चैंपियन ने इलाके में अवैध खनन का आरोप लगाया और खनन सामग्री ले जाने वाले डंपर चालकों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। चैंपियन ने यह भी कहा कि तेज रफ्तार डंपर कई लोगों को शिकार बना चुके हैं। कुंवर प्रणव चैंपियन ने कहा, हम अहिंसा के पुजारी नहीं हैं, अपने लोगों के लिए हिंसा करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। मारते रहें, सड़क पे गुंडागर्दी करते रहें, अवैध खनन करते रहें, ओवरलोडिंग के वाहन चलें, ये नहीं होगा।
अगर जनता को साथ लेके हजारों की तादाद में कुंवर प्रणब सिंह को सड़क पे आना पड़ा तो वो भी किया जाएगा। इनके डंपर्स की हवा निकालेंगे और हम अहिंसा के पुजारी नहीं हैं। अगर हमारी जनता का कोई हित करेगा और खाली गाली नहीं देंगे, कुछ और भी कर देंगे, हिंसा भी करेंगे। अगर जेल जाना है तो हमें ले जाए पुलिस, पर अपनी जनता का हित नहीं होने देंगे। बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे ने कांग्रेस को सिरे पर लाकर खड़ा कर दिया है और अब मोदी योगी धामी के नाम से पूर्व सीएम हरीश रावत भी डर रहे हैं। हरीश रावत के मुताबिक हमें इसके खिलाफ उत्तराखंड की बात करनी होगी, तो बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम की बात के लिए हरीश रावत को ही जिम्मेदार बता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस तिकड़ी ने उत्तराखंड कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी के ये तीन बड़े नेता उत्तराखंड को हिंदुत्व की बात समझाने में कामयाब रहे। कांग्रेस नेता हरीश रावत के मुताबिक मोदी, योगी, धामी जिस सोच की बात कर रहे हैं वो बड़ा खतरा है। ऐसे में कांग्रेस के बाकी नेताओं को यह बात समझनी होगी कि इन तीन बड़े नेताओं का तोड़ क्या होगा। हरीश रावत के मुताबिक उत्तराखंडियत की भावना जगाकर ही बीजेपी की सोच से लड़ा जा सकता है, वरना नहीं। हमने अपनी सोच को के साथ हम खुद खड़े हैं या नहीं है, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा ना। आपको उनके नैरेटिव के खिलाफ अपना नैरेटिव खड़ा करना पड़ेगा। मेरी विफलता ये रही है कि मैं शायद उत्तराखंड वालों को तो समझा पा रहा हूं, मगर अपनी पार्टी के लोगों को नहीं समझा पा रहा हूं कि जो मोदी धामी नैरेटिव है, उस नैरेटिव या योगी नैरेटिव है, उसके खिलाफ यही नैरेटिव है जिस नैरेटिव को आगे बढ़ा करके हम अपने को इनसे बचा सकते हैं, इस प्रचंड आंधी से। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम का चेहरा हरीश रावत रहे हैं, जिन्होंने नमाज की छुट्टी से लेकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की और जिस उत्तराखंडियत की बात अब हरीश रावत कर रहे हैं, उसी देवभूमि में हिंदुत्व को बचाने का बेड़ा अब बीजेपी ने उठाया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि संविधान की सोच सबसे बड़ी है और जो माहौल बीजेपी बना रही है वो देश के लिए खतरा है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में यहाँ पे जुमे के दिन की छुट्टी की शुरुआत की थी। उन्होंने पोलराइजेशन का काम उन्होंने किया। हरीश रावत जी का तात्पर्य यह है कि जबरदस्ती उसको बदलने का प्रयास होना चाहिए, उस डेमोग्राफिक प्रोफाइल को बदलना चाहिए, जो यहाँ की सनातन की भव्यता है उसको डाइल्यूट करना चाहिए। तो फिर वो दही के धोखे में कपास खा रहे हैं। उत्तराखंड के लोग ये कभी नहीं होने देंगे। एक कभी कभी किसी चीज का इंतजार भी करना होता है, लेकिन उसका जो ये इस समय जो बीजेपी ने चाल चली है नैरेटिव सेट करने की, ये राष्ट्र के लिए खराब है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि आने वाला समय ऐसा होगा जब सच में ऐसा कुछ होगा, सच में कोई ऐसी बात होगी, लोगों को भरोसा नहीं होगा। क्यों? हरीश रावत 2017 चुनाव में पार्टी का चेहरा रहे तो पीएम मोदी ने तुष्टीकरण पर उन्हें निशाने पर लिया। तो 2022 में मोदी, योगी, धामी ने हर जगह मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चर्चा की। ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी ने अभी से कांग्रेस नेता हरीश रावत की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि 2027 में भी कांग्रेस का सामना मोदी, योगी और धामी से ही होना है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चमोली के दूरस्थ गांव डुमक के ग्रामीणों का गोपेश्वर में अनशन जारी है। सड़क की मांग को लेकर पिछले 121 दिनों से ग्रामीण गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक आंदोलन कर रहे हैं। गुरुवार शाम गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने आंदोलनकारियों से फोन पर बात भी की और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी ही गांव में सड़क पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। छोड़ दो, सड़क से जोड़ दो, बहानेबाजी हेलो, प्रणाम सर। कहिए सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक सर, कहाँ हैं आप? दिल्ली में हैं? आज पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में। अच्छा 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 सर, हमारा यहाँ आंदोलन चल रहा है वो डुमक वाली सड़क का। हाँ। और मैं थोड़ा अपने सिचुएशन बताना चाहता हूँ। हमारा गांव जो है डुमक जो है स्यूण और कलगोट के मध्य में है। हमारा गांव मोड़ पर है। अच्छा, ठीक है।
हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथी लगातार पहुंच रहे हैं। यहां पर जंगली हाथियों के पहुंचने के दो अलग अलग मामले सामने आए हैं, जहां पर ज्वालापुर क्षेत्र की सीतापुर कॉलोनी की एक गली में अचानक से जंगली हाथी धमक गया। गली में हाथी को देखकर वहां से गुजर रहे लोग उल्टे पांव दौड़ने लग गए। इस दौरान साइकिल से गुजर रहे कुछ बच्चे भी डरकर भागते दिखे। वहीं दूसरा मामला बहादुराबाद का है, जहां हाईवे पर अचानक से जंगल से निकलकर एक हाथी पहुंच गया। सड़क पर हाथी को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई और ट्रैफिक भी थम गया। गनीमत रही कि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वन विभाग के अधिकारी हाथियों की आवाजाही रोकने के लिए वन कर्मियों की तैनाती किए जाने की बात कर रहे हैं। उधर ट्रक आ गया। हल्द्वानी में इन दिनों हो रही शादियों से स्थानीय निवासी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इन शादियों की वजह से जगह जगह जाम लग रहे हैं और मैरिज हॉल वाले हैं कि पुलिस और प्रशासन के सुनने तक को तैयार नहीं। देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी में इन दिनों शाम होते ही सड़कों पर नाचते ऐसे बारातियों की टोली खूब रंग जमा रही है, लेकिन खुशी और सुरूर में मस्त इन बारातियों की वजह से हजारों लोग जाम में फंसने को मजबूर हैं। लोग जाम में ना फंसे, इसके लिए शादी सीजन शुरू होने से पहले पुलिस और प्रशासन ने मैरिज हॉल मालिकों की बैठक बुलाई थी, जिसके तहत हर शादी की खबर पुलिस को करनी थी। लेकिन मैरिज हॉल मालिक सारे नियम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं और लोग जाम से जूझ रहे हैं, इसलिए पुलिस इनके खिलाफ एक्शन लेने को मजबूर है। देखिए, शादियों के सीजन को लेके जो हमारे थाने हैं और बाकी जितनी भी टीम है उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। और तीसरा खास तौर से जो बारातों का प्रोसेसन मेन रोड पे चल रहा है, उसको लेके भी हमने कहा कि बिना अनुमति का भी इस तरह से प्रोसेसन निकालते हैं जिसमें यातायात बाधित होता है तो उसमें पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। दरअसल शादी सीजन शुरू होने से पहले पुलिस ने बैंड वालों से लेकर डीजे बैंक्वेट वालों तक के लिए 7 पॉइंट की गाइडलाइन जारी की थी। बारात स्वागत के लिए भी नियम बनाए गए थे, लेकिन सारे नियम सड़क पर नाचते इन बारातियों के आगे दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस अब मैरिज हॉल जाकर इन्हें सबक सिखा रही है, वो भी चालान और नोटिस जारी कर। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून की दून यूनिवर्सिटी में आज से 3 दिवसीय राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन का आयोजन यूकॉस्ट और दून यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से कर रही है। सम्मेलन की शुरुआत हिमालय में जल स्रोतों के प्रबंधन में विज्ञान का इस्तेमाल के मंथन से हुई। 3 दिन के इस सेमिनार में 7 ज्वलंत मुद्दों पर बात होगी। सेमिनार में देश भर से 300 से अधिक वैज्ञानिक और शोधार्थी हिस्सा ले रखे हैं। एक लिहाज से साइंस टेक्नोलॉजी का ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का प्लेटफॉर्म है और जिसमें राज्य भर से, राज्य के बाहर से इतने विशेषज्ञ हैं, छात्र छात्राएं हैं और रिसर्चर्स हैं, विज्ञान में रुचि रखने वाले लोग हैं, प्रौद्योगिकी के लोग हैं, ये सब यहाँ एकत्रित हुए हैं।